नमस्ते, वेलकम टू अर्बन चैटराटी। दिस इज़ अभिनव प्रकाश और आज मेरे साथ हैं अरविंद कुमार, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पीएचडी स्कॉलर हैं और पॉलिटिकल साइंस में भारत में वोटिंग पैटर्न पे और पार्टियों के द्वारा दिए जाने वाले रिप्रेजेंटेशन पे अपना शोध कर रहे हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अभिनव। थैंक यू अरविंद फॉर कमिंग अगेन। साथियों, आज मान्यवर कांशीराम की बर्थ एनिवर्सरी है, 15 मार्च है आज। और आज हम उसी मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं कि कांशीराम ने जो सामाजिक पॉलिटिकल मूवमेंट जो शुरू किया, वो कैसे आरंभ हुआ, वो कितना सफल रहा, और आज उसका हमें डिक्लाइन क्यों दिख रहा है, खासतौर पे बहुजन समाज पार्टी का। सो अरविंद, जब हम कांशीराम जी की बात करते हैं, आप उनको ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट में या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कैसे आंकते हैं? देखिए, अ, जब हम कांसीराम पर बात करते हैं तो यूजुअली मीन्स ये भारत में किसी भी लीडर के साथ होता है, तो जब उन पर बात की जाती है तो यूजुअली जो है लोग कोशिश करते हैं कि एक चीज होती है हिजियोग्राफी और दूसरी चीज होती है हिस्टोरियोग्राफी। सो हिजियोग्राफी में लोग जो है लीडर्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के और जो है उनकी अच्छाइयों को पर जो है फ़ोकस करते हैं और उसी पर बातचीत करते हैं। हिस्टोरियोग्राफ़ी जो होती है, हिस्टोरियोग्राफ़ी बायसनेस से हटती है और जो है हम लीडर के पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशन पर बात करते हैं और साथ में जो है क्या-क्या मीन्स उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहा या ये ढेर सारी इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। तो मैं जो है जब कांशीराम पर बात करूँगा, सो मेरे बातचीत का दायरा हिस्टोरियोग्राफ़ी होगा, हिजियोग्राफ़ी नहीं होगा। ज़्यादातर जो राइटर्स हैं, लोगों ने जो है हिजियोग्राफ़ी लोग करते हैं, जिसमें लीडर को बहुत ही हीरोइक तौर पर और इन सारी चीज़ों के तौर पर दिखाने की कोशिश की जाती है। सो जैसा आप सबको पता है कि वो जो है पंजाब से आने वाले आदमी थे जिन्होंने अ, मीन्स बीएससी किया था और वो डीआरडीओ में की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करते थे महाराष्ट्र में और वहाँ से उन्होंने जो है कुछ ऐसी घटनाएँ घटी जिसके बाद वो दलित मूवमेंट में आए। और फिर दलित मूवमेंट में जब ग्रेजुअली आए तो उन्होंने ढेर सारे लोगों के साथ पहले वो वहाँ दलित पैंथर्स और आरपीआई के साथ वर्क किए, फिर देखे कि जो है वो आरपीआई और दलित पैंथर्स ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। सो इसके बाद वो अपना खुद को नॉर्थ इंडिया में शिफ्ट किए और नॉर्थ इंडिया में शिफ्ट करने के बाद उन्होंने नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स में दलितों के साथ जो है वो जो उनकी जो ट्रेनिंग थी महाराष्ट्र की और जो उनकी अपनी जो है अ, अपनी ट्रेनिंग थी, साइंटिफिक ट्रेनिंग थी, उसके माध्यम से वो अलग-अलग ऑर्गनाइजेशन खड़ा करना शुरू किए। लार्जली अगर कांशीराम की ऑर्गनाइजेशनल स्किल पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था द प्रिंट को। सो जो मेरी एनालिसिस थी कि कांशीराम जो है वो आर्मी बैकग्राउंड से आते थे। उनके फादर भी आर्मी के थे और उनके जो है वो खुद भी बाकी आर्मी में नौकरी भी किए थे, जॉब भी आर्मी में ही किए थे। सो उनका जो पूरा मोडस मोडस ऑपरेंडी था, वो बिल्कुल आर्मी जैसा था कि वो इवन टर्मिनोलॉजीज़ भी वो आर्मी जैसी यूज़ करते थे कि अम्बेडकर के जो शिष्य थे उनको वो लेफ्टिनेंट कहते थे या ढेर सारा ऑर्गनाइजेशन में खुफिया विभाग जैसे आर्मी का खुफिया विभाग होता है, उस तरह वो वर्क करने की कोशिश किए थे। तो बेसिकली उनका जो एक टोन था या वर्किंग स्टाइल थी, वो एक आर्मी जैसी वर्किंग स्टाइल थी। उसने उनको बहुत जो है एडवांटेज दिया और वो जो वर्किंग स्टाइल थी, उसने जो है एज़ ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बाद के दिनों में वो डिसएडवांटेज भी देना शुरू की। हम उस पर बात करेंगे अभी। तो कांशीराम, जैसे आपने बोला कि महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की और वहाँ पे जो दलित आंदोलन था वो काफ़ी मजबूत था, अंबेडकर की भूमि रही थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी, दलित पैंथर्स थे। लेकिन कांशीराम, जैसे आपने बोला कि उनके साथ वो एग्री नहीं किए एक लेवल के आगे। सो क्या कारण रहा कि दोनों के बीच में जो है एक अलग-अलग रास्ता चुनने की मुकाम पे पहुँच गए? कि कांशीराम ने कहा कि दलित पैंथर का जो मॉडल है, 70s का समय था, बहुत रेडिकल पॉलिटिक्स थी, हम इससे अलग क्यों हटना चाह रहे थे?
लार्जली देखिए उनका मतलब वो तो बहुत मोटे-मोटे तौर पर कहते थे कि जो दलित पैंथर्स के लोग हैं, ये लोग चाय पीते हैं और सिगरेट पीते हैं। मीन्स कमरे में बैठ के चाय और सिगरेट पी के बहुत ज़्यादा ये करते हैं। बेसिकली वो एक्सट्रीम जो है, एक ऐसा समय वो आया जब बहुत ही एक्सट्रीम लेफ्ट सेंटर्ड होते चले गए। मोटा जो उनका क्रिटिसिज्म यही था, जो मीन्स वो सटायरिकल लैंग्वेज में कहते थे, बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट सेंटर्ड चले गए थे। कांसीराम उससे हटना चाहते थे और बेसिकली वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को मीन्स आइडियोलॉजिकल डोमेन से नहीं देखते थे। वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स को एक्चुअली प्रैक्टिस में देखते थे, कि डेली टू डेली लाइफ में देखते थे, कि डेली टू डेली लाइफ में अगर कोई चीज़, कोई डिसीज़न उनका एम्पावर कर रहा है दलितों को, तो वो डिसीज़न वो ले सकते थे और बहुत ईज़िली उन्होंने लिया। आप वो देख सकते हैं कि लोग ये इमेजिन भी नहीं करते थे। प्री कंसीव्ड नोशन था कि दलितों की पार्टी कभी जो है लेफ्ट बीजेपी से, राइट विंग पार्टी से नहीं अलाई करेगी, लेकिन तो वो भी उन्होंने किया जो है, उस नोशन को भी तोड़ा कि नहीं जो है, हम हमारा जो मेजर कंसर्न है मेरा, वो एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल है, रेदर देन कि कोई आइडियोलॉजिकल मीन्स आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। पीपल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन सर्टेन काइंड ऑफ आइडियाज, हुँ, हुँ। रेडिकल आइडियाज। वो ये उनमें मेजर डिफरेंस था, जो कि महाराष्ट्र की जो जो दलित पैंथर्स और ये पार्टियां थी, उनमें ये जो है ये फ्रेगमेंटेशन हो चुका था। अनदर थिंग ये था, ये तो उनका दलित पैंथर्स से मोटा एग्रीमेंट था। आरपीआई से जो उनका डिसएग्रीमेंट रहा, वो कि वो आपस में लड़ के जो है टूट गई थी आरपीआई, और वो टूट के छोटा-छोटा धड़ा जो है उसका एक-एक करके आपस में भी लड़ रहा था और कांग्रेस के हाथ में प्ले कर रहा था। तो वहाँ से वो जो है वो हटे कांसीराम। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी कि एक मीन्स पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक आर्गुमेंट होता कि वर्च्यू की थियरी में एक आर्गुमेंट होता कि कमांडिंग वर्च्यू एंड ओबेइंग वर्च्यू। सो लार्जर जो कंसंट्रेशन है, उन्होंने आप देखेंगे 1982 1980s के अराउंड जो है उन्होंने एक किताब लिखा चमचा एज, चमचा युग जो है। सो उनका जो कहना था कि लीडरशिप ऐसे क्रिएट की जानी चाहिए कि जिनमें कमांडिंग वर्च्यू डेवलप हो। जो जिस तरीके की एक तरीके से कहें कि जिस तरीके की स्लेवरी जो है दलितों ने इंडिया में फेस किया है, उससे एक इनहेरेंट मीन्स इनहेरेंट क्वालिटी डेवलप हो जाती, इनहेरेंट नोशन डेवलप हो जाता है कि हम कभी कमांड नहीं कर सकते। हमको पॉलिटिकल पोजीशन पर बैठा दिया जाए तो हम वो ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकते। ये जो है एक नोशन ग्रेजुअली इनग्रेन्ड हो जाता है कम्युनिटीज में, जो कई सदियों तक जो है जो कई सदियों तक इंस्लेव्ड की हुई कम्युनिटी होती है। तो अपने यहाँ लोग कहते हैं कि जो है स्लेवरी नहीं रही है, बट मॉडिफाइड फॉर्म में स्लेवरी बहुत अच्छे से एग्जिस्ट की है, जिसमें जिसको बॉन्डेज लेबरर्स को, अगर बॉन्डेज लेबर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको आर्टिकल 24 में बैन किया गया है, और वो बहुत प्रीवेलेंट था आजादी के बाद, 70 के दशक में आते आते वो खत्म हुआ है। सो उसको अगर देखें तो एक मतलब स्लेवरी का एक फॉर्म था, बस थोड़ा सा माइल्ड था उसमें। सो वो जो नई से जो जिस तरीके की स्लेवरी रही है, वो लोगों में कमांडिंग क्वालिटी को खत्म कर देती है। कांसीराम का आइडिया ये था कि हम जो है दलितों को एक इंडिपेंडेंट पार्टी बना के उनको इस पोजीशन में लाएं कि वो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और जो है सेल्फ वर्थ डेवलप हो कि हम कुछ कर सकते हैं, अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। ये चीज आरपीआई ने ये आइडिया लूज कर दिया था। वो कहते थे कि एक एक जब वहाँ कोई भी कॉन्सेप्ट लॉन्च कर ये होता था वहाँ महाराष्ट्र में, तो लोग कहते थे कि हो सकत नहीं, कि ये हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो जब आप पहले ही कह दिए कि नहीं पॉसिबल नहीं है, तो आप वो काम कोई कर नहीं सकता है। तो कांसीराम जो है उससे हटे, उन्होंने कहा नहीं, मैं जो है बिना एक्सपेरिमेंट करके देखे हुए आप कैसे कह दर सकते हैं कि हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली वो एक पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस का मामला था उनके साथ। हुँ, हुँ, हुँ। सो जब कांशीराम ने नॉर्थ की राजनीति में जब वापस आना का फैसला किया, तो उन्होंने पहले पंजाब में कोशिश की थी, कई सालों तक, और पंजाब में उनको सफलता नहीं मिली, उसके बाद वो यूपी में शिफ्ट किए थे। सो ऐसा क्या हुआ था कि पंजाब में उनको सफलता नहीं मिली, उन्होंने यूपी को क्यों चुना?
उसका एक रीजन था कि जब वो अपनी पॉलिटिक्स बेसिकली उनका वो उन्होंने अपना बेस तो दिल्ली को बनाया था, लेकिन टारगेट किया था उन्होंने कि हम जो है पंजाब को देखेंगे, दिल्ली उत्तर प्रदेश को देखेंगे, महाराष्ट्र को और हरियाणा वगैरह उन्होंने उनके फोकस में था। सो एक बड़ा कंसंट्रेशन उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड था कि जो है डेमोग्राफी जो है जहाँ स्ट्रॉन्गर रहेगी वहाँ वहाँ से जो है हम उठाएंगे लोगों को, वहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है विक्ट्री की। पंजाब के साथ था कि जब वो अपना एक्टिविज्म शुरू किए तो पंजाब जो है सीरियस टर्मोइल के दौर से गुजर रहा था। मीन्स सो उस टर्मोइल की वजह से ये मतलब पंजाब में उनको सफलता मिलना जो है बहुत मुश्किल था। दूसरी चीज फिर उन्होंने कोशिश किया उत्तर प्रदेश ये और जो देखिए, है ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि जो खालिस्तानी जो मूवमेंट था, उसने हाँ, दलित एजर्शन को भरने नहीं दिया, या हाँ, डेमोक्रेटिक राइट की सोशल हाँ, पॉलिटिकल मूवमेंट को दबा दिया खालिस्तानी मूवमेंट ने। खालिस्तान मूवमेंट वो बेसिकली वहाँ पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कोई जो हम्म, है कोई ऑटोनॉमस आपको पॉलिटिक्स करने की, हम्म, क्योंकि जब स्टेट और कम्युनिटी लड़ रही हैं तो जो है संभावना नहीं है कि वहाँ आप कुछ बिगिन कर सकते हैं। हम्म, पंजाब ये उनका बड़ा जो है फेल्योर रहा। पंजाब में जो उनको सफलता नहीं मिली उसको बल्कि ये समझा जाना चाहिए एक्सटर्नल रीजन था, वो उनके बस में नहीं था कि जो है वो पंजाब में सफल हो पाते। जो बाकी जो है जो उत्तर प्रदेश रहा या फिर उत्तर प्रदेश में उन्होंने ट्राई किया जहाँ उनको सफलता मिली। उत्तर प्रदेश के साथ 2 चीज़ थी। एक तो ये था कि इस राज्य में ऑलरेडी पहले से ही जो मेरी रीडिंग है या जो मेरा रिसर्च है, वो ये बताता कि पहले से ही यहाँ जो है मूवमेंट था उत्तर प्रदेश में, और वो ऐसा मूवमेंट था कि जिसकी वजह से दलितों में एक एक प्री मीन्स एक एलीट तबका खड़ा हो गया था जो उनकी किसी आंदोलन को फाइनेंस कर सके। जब आप कहीं जाते हैं कोई खासकर मार्जिनलाइज सेक्शन का आंदोलन चलाते हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ती है आपको कुछ लोग फाइनेंस करें, कुछ लोग जो है इलेक्शन लड़ने वाले होने चाहिए, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ जो है उत्तर प्रदेश में या नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल था, और ये अवेलेबिलिटी जिसको कि लोग बहुत डिनाई करते हैं दलित आंदोलन में उस आदमी का कोई योगदान है, वो बाबू जगजीवन राम। सो जगजीवन राम की वजह से वो बहुत बड़ी संख्या में दलित जो है सरकारी नौकरी वगैरह में आए हुए थे। इसको मीन्स वो जो लोग नौकरी पाए थे उन लोगों वही लोग जो है बाद में चल के फाइनेंस करना शुरू किए। उसका एक एग्जांपल मैं ये आपको देना चाहूँगा कि अगर आप जो है गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ को देखें 70s 80s के दशक में, तो दलितों का रिप्रेजेंटेशन डिस्पाइट बीइंग रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन उसी डिपार्टमेंट में उसी मंत्रालय में ज्यादा हुआ करता था या अप टू सम एक्सटेंट फुलफिल होता था जहां बाबू जगजीवन राम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो जब जो है जगजीवन राम मिनिस्टर हुए डिफेंस मिनिस्टर, सो कुछ दलितों को उस समय आर्मी में भी नौकरी दी गई। जब वो रेलवे मंत्री थे तो रेलवे में मीन्स मीन्स वहां उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लागू किया। सो वो जो है वो इलीट एक मतलब आपके कहने का मतलब है कि संवैधानिक प्रावधान होते हुए भी वो रिक्रूटमेंट होते नहीं थे। नहीं या होते। जो रिजर्वेशन था वो मैक्सिमम पेपर पे रहता था, कागजों पे ही रहता था, इम्प्लीमेंट नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल मीन्स यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे कि बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है कि यूनिवर्सिटीज में तो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन फुलफिल होना शुरू हुआ 2000 के बाद में। सो 40-50 साल जो है बीत गया। कहीं जो है कहीं एक आदमी अपॉइंट हुआ, कहीं दो आदमी अपॉइंट हुआ। वो एक बड़ा रीजन ये भी रहा कि कोई जो है उस तरह का मिनिस्टर कमिटेड आदमी नहीं रहा, उस मंत्रालय को नहीं पकड़ा कि वो उसको पुश करता उस आइडिया को। ये चीज जगजीवन राम के साथ था कि उन्होंने पुशअप किया था। दूसरी एक चीज ये थी कि 70s के बाद जो है इस वजह से जगजीवन राम वेल नोन जो है नॉर्थ इंडिया में पर्सनालिटी थे। दूसरी वजह ये थी कि जब 70 के दशक में 78 में जो है जगजीवन राम ब्रेकअप मीन्स कांग्रेस से ब्रेक होके जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तो उन्होंने सेपरेट कांग्रेस पार्टी भी बनाई थी। और सेपरेट कांग्रेस पार्टी उनका नाम इतना बड़ा था कि उस पार्टी से ढेर सारे लोग एमएलए वगैरह भी चुने गए थे 81 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में। सो बट उनकी अपनी हेल्थ खराब होती चली गई और जो है
वो बेसिकली 80s के बाद जो है वो डे टू डे पॉलिटिक्स करने के लिए सक्षम नहीं थे। तो उनके द्वारा भी जो एक एलीट तबका तैयार किया गया था, जो वो कहीं जो है मीन्स कोई अपने लिए बेटर प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रहा था कि कुछ मिल जाए तो हम चले जाएँ। सो इनफैक्ट 85 में जब यूपी में चुनाव हुआ था, तो जो जगजीवन राम की पार्टी से जो लोग लड़े हुए थे, जो ऑलरेडी लीडरशिप तैयार हुई थी, कुछ एमएलए वगैरह भी थे जो 81 में जीते थे। वो उनके जाने के बाद बिल्कुल खाली पड़े हुए थे, तो वो इंडिपेंडेंट लड़े थे और इंडिपेंडेंट जो है बहुत अच्छा खासा वोट पाए थे, कुछ जीते थे। तो वो वाली लीडरशिप जो है 89 तक आते-आते वो कांसीराम के साथ जुड़ गई। और चूँकि वो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड लोग थे, सोशल मूवमेंट से आए हुए लोग थे, तो इस वजह से वो लोग बड़े आसानी के साथ जो है जीत गए। सो 89 में इनकी पार्टी को पॉलिटिकल सफलता मिलना शुरू हो गई। एक तो ये बड़ा उनके उत्तर प्रदेश में उभार का एक बड़ा रीज़न रहा। एक और ट्रेंड जो रहा वो कांसीराम के की पॉलिटिकल सफलता में योगदान दिया था, वो था चरण सिंह की पॉलिटिक्स। सो चरण सिंह ने मीन्स यूजुअली देखिए लोग कहते हैं कि जो है चरण सिंह ने एक अजगर फ़ॉर्मूला बनाया था कि अहिर जाट, गुर्जर राजपूत। अगर नोट करने वाली बात है कि जाट और गुर्जर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को छोड़कर और कहीं नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये जो फ़ॉर्मूला था उनका अहिर जाट गुर्जर राजपूत, उसमें जाट और गुर्जर जब अवध, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड वगैरह में इन सारे एरिया में बात होती थी, तो वो दूसरे जो मार्जिनलाइज़ का कम्युनिटी थी उनसे रिप्लेस हो जाता था। सो फॉर एग्ज़ाम्पल फिशरमैन कम्युनिटीज़ और इन सारी जगहों से। सो चरण सिंह ने जो है एक वो बहुत बड़ी लीडरशिप की जनरेशन तैयार करके रखा हुआ था, जो कि मोस्ट बैकवर्ड कास्ट से आती थी, स्पेशली अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। जब चरण सिंह मर गए, अब उनकी लिगेसी को लेकर एक बड़ा झगड़ा हुआ, और वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो एक वो वाला लीडरशिप का तबका जो है, जो खाली बैठा हुआ था, वो भी जो है कांसीराम के साथ जुड़ा और वो सक्सेसफुली उसको जोड़ पाए। तो ये दो स्ट्रैंड जो आया उनमें, उसने उनको बेसिकली यूपी में पॉलिटिकल सफलता दिलाना शुरू की। तो वो एक तरीके से कहें आप लीगेसी के तौर पर आता है। जब मैं ये मुझे तब पता चलता जब मैं उनकी पार्टी से जीते हुए एमएलएज़ और इनकी सोशल प्रोफाइलिंग करता हूँ कि वो किस पार्टी में पहले थे, कहाँ से आ रहे थे, तो उससे पता चलता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये इस इन मुद्दों पे चर्चा नहीं होती है कि यूपी में ही आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि एक दलित पार्टी जिसको बोलते हैं, हालाँकि मैं नहीं मानता कि पार्टी दलित होती है, लेकिन दलित जातियों की रिप्रेज़ेंटेशन करने वाली पार्टी जो है, वो सत्ता में आती है। इसमें कई लोगों ने भी कहा है कि आज़ादी के पहले भी वहाँ पे काफ़ी मूवमेंट थे। बीएसपी के पहले भी काफ़ी लोकलाइज़्ड सोशल मूवमेंट्स थे, जिसको कांशीराम ने मोबिलाइज़ किया एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाया। जैसे तो अवध में एंटी बेगार का जो बेगार हाँ, कराने का मूवमेंट था, और ईस्ट वेस्टर्न यूपी में वो जो कास्ट बेस प्रोफेशन को फोर्स किया जाता था वायलेंस हाँ। करके कि आप इस जाति का काम करोगे, नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ वायलेंस होगा, बायकॉट होगा। तो वो सब जो मूवमेंट को भी कांशीराम ने लाने का एक साथ काम किया था और पॉलिटिकल फोर्स बनाया था। बेसिकली अगर ये मोटे तौर पर कहा जाए कि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऐसा क्या हुआ कि 80s में के बाद ही या हाँ, 90s में क्यों सफलता मिलना शुरू हो गई? बात सही है। क्यों नहीं मिली या 70s में क्यों नहीं मिली? हुँ, तो उसका रीज़न यही था कि 70s 80s के 70 के दशक में लोग जो है बेसिकली एक तरीके से गुलाम ही थे लोग जो है। मैंने जब इंटरव्यू लिया लोगों से, बहुत ढेर सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, तो वो लोग हँसते हैं आज और अपने आप पे हँसते हुए कहते हैं कि हम लोग इतने बेवकूफ़ थे कि ज़मींदार आके हमको कहता था कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो हमको पता ही चल जाएगा किसको वोट दिए हो। तो कहे हम लोग तो इस डर के नाते जाके उनको वोट देके आते थे कि पता चल जाएगा तो मज़दूरी भी नहीं करने देगा हमको या जो है मारेगा। तो वो से 80s तक आते-आते बेगारी जो बेगारी खत्म हुई और जजमानी खत्म हुई। तो इससे जो है लोग फ्री हुए। सो 3-4 प्रोसेसेस जो है एक साथ चली। एक तो बेगारी आपकी ब्रेकडाउन हुई, जजमानी खत्म हुई, तो लोग फ्री हुए, ऑटोनॉमी गेन किए और गौंदारी प्रथा थी। गौंदारी प्रथा के खिलाफ बहुत एक लंबा आंदोलन रहा दलितों का कि क्या क्या दंगे होती है ये ऑडियंस को थोड़ा बताइए?
उसमें ये होता था कि जो है, जो खराब काम होते थे घरों के, जिसमें कि आ, महिलाएं, बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ जो पूरी गंदगी होती है वो सब उठा के फेंकना, ये सब जो है लोअर कास्ट का के जिम्मे था। तो अच्छा, इसके खिलाफ जो है 70s में ही बड़े आंदोलन हुए थे पूरे अवध, उत्तर और बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इन इन जगहों पर तो बहुत आंदोलन, वो वेस्टर्न यूपी में भी कुछ कुछ गए थे, जिसमें इन्होंने बिल कंप्लीटली रिफ्यूज किया कि हम ये सारा काम नहीं करेंगे। इसको शायद नारा मवेशी मूवमेंट भी बोलते हैं, हाँ, हाँ, अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग अलग-अलग नाम है। हाँ, हाँ। होते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये हुआ था कि इसका एक बड़ा पॉज़िटिव इम्पैक्ट था इन कम्युनिटीज़ पर, कि जब इन्होंने मना करना शुरू किया कि हम नहीं करेंगे ये सब काम, सो काउंटर भी उसका हुआ कि अगर आप नहीं करेंगे ये काम, तो हम आपका जो आपके लिए वर्क है वो नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ब्राह्मण पूजा नहीं कराएगा, और जो है, जो नाई है वो बाल नहीं काटेगा। तो ये सारा वर्क जो है डिनायल हुआ इन कम्युनिटी का, सोशल बायकॉट करके एक्चुअली प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई। लेकिन उसका एक इन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि ये सारी कम्युनिटीज़ ये काम खुद ही करना सीख ली। तो अगर आप टहलेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह में, तो आप दलित बस्तियों में जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि वो खुद ही पंचांग देखते हैं। और या फिर जो है इवन रिचुअल प्रैक्टिसेज़, शादियाँ वगैरह जो है, शादियों में ब्राह्मण नहीं बुलाया जाता है। वो उसी दौर से ऐसा हुआ कि उस दौर में ब्राह्मण ने रिफ्यूज़ किया, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, हम खुद ही अपना कर लेंगे। तो वो भले ही हिंदुइज़्म से ही कर रहे हों, लेकिन वो खुद ही करते हैं। खुद ही जो है पंचांग देख लेते हैं। उसी कम्युनिटी में, गाँव में ही बाल काटने वाला आदमी डेवलप हो गया, वो खुद ही बाल भी काट लेते हैं। तो ये सब जो है, ये तो उस दौर में डेवलप हुआ। हुँ, अब 2000 के बाद मार्केटाइज़ेशन हो गया, तो हाँ। उसका जो है मार्केट की एंट्री के बाद वो एक डिफरेंट फिनोमेना हो गया। बट इसने जो है कम्युनिटी को, इन सारी कास्ट को ऑटोनॉमस बनाया एक्चुअली में। और जब ऑटोनॉमस बनाया, तो उससे जो है उन्होंने वो पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको मोबिलाइज़ कर पाई आसानी के साथ, वो उसके साथ जुड़ गए, ऐसा हुआ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बात तो है कि बीएसपी का राइज़ क्यों होता है 80s में, वो क्यों सक्सेस होती है, वो तो एक वाइडर डिस्कशन है। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी ग्रो करना शुरू की, तो कांशीराम जी के 2 इसमें महत्वपूर्ण जो पिवट थे, एक तो था कि मायावती को चुनना, हुँ, यूपी में उनको प्रमोट करना बेसिकली, और दूसरा था कि वेस्टर्न यूपी पे फोकस करना। हुँ। क्या ये आपको लगता है हाइंडसाइट में कि ये स्ट्रैटेजी सही रही है? अगर बीएसपी का राइज़ देखें और आज इसका डिक्लाइन देख रहे हैं, सो ये जो बीएसपी की जर्नी है, कांशीराम के समय भी और कांशीराम के बाद भी, उसको आप कैसे देखते हैं कि शुरुआत में सफलता क्यों मिलती है, पीक पे पहुँचती है, फिर नीचे गिर जाती है एकदम से? उसका एक एक रीज़न मैं ये देखता हूँ कि मीन्स देखिए, मायावती मतलब कांसी वेस्टर्न यूपी पर नहीं उन्होंने ज़्यादा फ़ोकस किया था। उनको जो उत्तर प्रदेश में जो बड़ी सफलता मिली थी, वो वेस्टर्न यूपी से नहीं मिलती थी, वो उनको ईस्टर्न यूपी से मिली थी। सो इसमें थोड़ा-सा क्लैरिफ़िकेशन की करने की ज़रूरत है। और कुछ सर्टेन सेंटर्स हैं, मान लीजिए जैसे आगरा है, अलीगढ़ है, ये कुछ-कुछ जो है ऐसी जगह रही हैं, जहाँ पहले बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी आरपीआई बड़ी मजबूत हुआ करती थी, उसके कुछ सांसद भी हुआ करते थे इन सारी जगहों से। सो ये उन जगहों पर भी उनको अच्छा, सांसद भी हुआ करते थे। आरपीआई से सांसद हुआ करते जो थे। विधायक तो होते ही होंगे, सांसद होते होंगे तो। इवन अकबरपुर से 1967 में रामजी राम आरपीआई से सांसद हुए थे। फैज़ाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो अकबरपुर है, वहाँ से रामजी राम 1967 में आरपीआई से सांसद हुए। 67 या हाँ, 67 में आरपीआई सांसद हुए थे। तो मीन्स उससे सांसद भी होते थे, 2-4 ही होते थे, लेकिन जो है और एमएलए भी होते थे। वो वीक उत्तर प्रदेश में इस वजह से हुई थी क्योंकि वो महाराष्ट्र में उसका खात्मा होना, वो यूपी में, वो वाला एक जो ट्रेंड उनको मिला। और वहां से भी बड़ी लीडरशिप, जो आरपीआई वाली लीडरशिप थी, वो भी कांसीराम के साथ, बीएसपी के साथ जुड़ गई थी 85 के बाद में। आ, सो उन्होंने, उनका जो लार्जर फोकस वेस्टर्न उत्तर प्रदेश नहीं था। हाँ, ये था कि मायावती पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। मीन्स
ओवर दी बियॉन्ड दी वे वो गए मायावती को एज ए लीडर बनाने के लिए। प्रोबेबली मैं उनको इस तरीके से देखता हूँ कि उनकी जो जो समझ थी, वो समझ वहां से आती थी। आर्मी बैकग्राउंड में जो ट्रेनिंग होती, एक एक लीडरशिप के बाद दूसरे लीडरशिप को ट्रेंड करके टेक ओवर करा दिया जाता है। शायद यहाँ यहाँ दिक्कत रही, जो प्रेजेंट डिक्लाइन है, वो मैं इस यहाँ से देखता हूँ कि ये अप्रोच जो है पॉलिटिकल पार्टीज में, इससे बाकी लोगों को भी लर्न करने की जरूरत है कि इस अप्रोच से हटने की जरूरत है। कि जो पार्टीज होती हैं वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उसमें डिफरेंट ग्रुप जब तक एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिसको कहा जाता है कि गुटबाजी, गुटबाजी पार्टी में अच्छी चीज है, मीन्स वो एक खराब चीज नहीं होती है। क्योंकि गुटबाजी जो है पॉलिटिकल पार्टीज में वो एक मतलब अच्छी चीज होती है, वो कि एक ग्रुप जब नहीं बेहतरीन परफॉर्म करता है तो दूसरा ग्रुप उसको टेक ओवर कर लेता है, और फिर वो नहीं परफॉर्म करता तो वो तीसरा ग्रुप ग्रुप टेक ओवर करता है। तो ये चीज, इससे थोड़ा-सा उनका उनकी जो समझ थी लार्जर की कैडर बेस्ड पार्टी होनी चाहिए, बिल्कुल आर्मी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। उसमें दिक्कत ये होती है कि जब तक आप जैसा लीडर है तब तक तो वो सस्टेन करेगा। जब तक आप जैसा लीडर नहीं है तो वो मॉडल जो है सस्टेन नहीं करेगा। ये मोटा-मोटा मोटी-मोटी प्रॉब्लम थी। एक और भी जो मैं ट्रेंड देखता हूँ लार्जली बियॉन्ड दिस, उनकी उनके आर्मी बैकग्राउंड का वो ट्रेंड, वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज में इंदिराइज्म, जिसको हम लोगों को कहना चाहिए कि इंदिराइज्म का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि आई एम दी बॉस, कि मैं जो है, जिसको कहते हैं कि सुप्रीमो कल्चर जो है पॉलिटिकल पार्टीज में, तो दो जगह से आता है। एक तो इंदिरा गांधी से आता है। इंदिरा गांधी अपने आप में इतनी मैसिव जो है सक्सेसफुल पॉलिटिशियन थी कि जाहिर सी बात है कि वो अपने समय में लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगी उस समय। और आप देखिए कि इंदिरा गांधी के समय में जो लोग भी पॉलिटिकल पार्टी में आए, बाद में सबने वैसे ही किया। विद इन अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो वैसे ही रहे। बाला साहब ठाकरे वैसे ही रहे कि जो है आई एम दी सुप्रीमो, या और भी जो रीजनल पार्टियां जो लोग खुद को कहते हैं कि हमने जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ हम लोग संघर्ष किए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी में वो दूसरे इंदिरा गांधी हैं अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में। सो वो प्रोबेबली वो मॉडल जो है, उस मॉडल ने प्रॉब्लम क्रिएट किया। और पार्टीज में तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स हैं, आप एक एक पार्टी के साथ जुड़े हुए, अगर वो मौका नहीं पाते हैं ज्वाइन करने के लिए या लीड करने के लिए, तो फ्रैक्शन होता है और ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होके वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो हो सकता है कि वो छोटे से पार्ट के तौर पर जाएं, इलेक्टोरल सक्सेस ना गेन कर पाए एक 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 खास टाइम तक। लेकिन तो कभी ऐसा भी होता है कि वो इलेक्टोरल सक्सेस भी गेन करना शुरू कर देते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलायंस करके। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम रही है बीएसपी के साथ पोस्ट कांसीराम पीरियड में, कि इस जो है वो इस मॉडल पे चली गई। लेकिन ये जो हम 90 का दशक देखते हैं यूपी में और 80 का खास तौर पे, तो कांशीराम के मूवमेंट के कारण और बहुजन समाज पार्टी के कारण समाज में क्या परिवर्तन आए? क्या कुछ असर पड़ा लोगों की स्थिति पे? क्योंकि हमेशा कहा जाता है, अरे इनका क्या फ़र्क पड़ा है? वो तो खुद अमीर बन गई, लेकिन जनता का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये हमेशा क्रिटिसिज़्म होता है। तो कि ये, लेकिन क्या कुछ फ़ायदा ज़मीन पे हुआ था? क्या कुछ सोशल चेंज, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इन जातियों को जिनकी वो बातें करती है बहुजन समाज पार्टी, क्या इनको कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं, ऑफ कोर्स मीन्स इससे तो कहीं कोई डिनाई ही नहीं कर सकता कि जो है बेनिफिट नहीं हुआ। ये जो है आप मीन्स दलितों की उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों के हालत से आप कंपेयर कर सकते हैं। बेनिफिट ज़ाहिर तौर पर हुआ था। लोगों को जो है मीन्स लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया, लैंड दिया, गवर्नमेंट जॉब्स दी, बड़ी संख्या में जो है गवर्नमेंट जॉब मिली। मैं इसको एक मोटे तौर पर ऐसे ही समझ लीजिए कि मैं मोस्ट बैकवर्ड कास्ट पर स्टडी कर रहा था, तो वहाँ मुझे जो कांस्टेंट जो एक कंप्लेन मिली कि हमारी हालत चमारों से भी खराब हो गई। सो मीन्स जो नियरेस्ट कास्ट होती है, लोग उसी का एग्जाम्पल देते हैं। तो जिस रीजन में मैं देख रहा था, तो ये मानते थे कि जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश चमार सबसे नीचे सोसाइटी के हैं। तो अब ये क्लेम है कि नहीं, उनकी सिचुएशन इंप्रूव हो गई और हमारी जो है उनसे भी खराब हो गई।
मुस्लिम पॉलिटिक्स का आप देख लीजिए कि पूरा नैरेटिव ही सच्चर कमीशन के बाद बिल्डअप हुआ कि हमारी हालत दलितों से भी खराब हो गई है, ठीक? सो मीन्स इसका इससे आप ये तो मानेंगे ना कि कुछ न कुछ इम्प्रूव हो रहा है और इम्प्रूवमेंट जो है केवल एक पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है इसी से नहीं मेजर किया जाता है। इम्प्रूवमेंट दूसरा जो है जो पार्टीज होती हैं वो पार्टी खुद भी काम करती हैं और दूसरी पार्टीज के एजेंडा को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। सो फॉर एग्जांपल कि जब बीएसपी राइज होना शुरू हुई तो उसने जो है बीजेपी को मॉडिफाई कर दिया। एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो है बीजेपी को अपनी पूरी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी। पहले बीजेपी को कहा जाता था कि वो ब्राह्मण बनिया पार्टी है और 90 के दशक में मीन्स जब इधर से राइज हुआ तो मीन्स बीजेपी को के एन गोविंदाचार्य ने वो पूरी स्ट्रेटजी बदल दी कि नए तरीके से जो है बैकवर्ड कास्ट से दलितों से यहाँ से लीडरशिप पूरी खड़ी खड़ी की गई जो जो बाद में आके बीजेपी को पॉलिटिकल पावर दिलाई। अगर नरेंद्र मोदी से लेकर आप जो है कल्याण सिंह, उमा भारती, जो ये पूरा जो उनका क्रॉप रहा है, शिवराज सिंह चौहान, वो क्रॉप जो है मीन्स सबल्टन सेक्शन से आया और ये सब 90s के बाद होना शुरू हुआ। तो पार्टी की जो है किसी पार्टी का राइज केवल इलेक्टोरल सक्सेस से नहीं देखा जाता है, दोनों तरीके से देखा जाता है कि वो एजेंडा क्या सेट करती है और उससे जो है उसका जो अपना एजेंडा बेसिकली वो पार्टी सिस्टम में एज ए प्रेशर ग्रुप भी काम कर सकती है। तो भले वो मीन्स बहुत थोड़ा सा इलेक्शन गेन करेगी लेकिन तो मीन्स एक प्रेशर ग्रुप बन जाएगा। तीसरी चीज ये होता है कि मीन्स अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जब राइज होती है तो दूसरी पार्टी जो है जो अलग मीन्स रिग्रेसिव फोर्सेस होती हैं वो अपना टोन डाउन करती हैं कि पूरा कि जो है ये आज की डेट में आप ये नहीं पा सकते कि आ, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि नहीं दलितों को यही काम करना चाहिए और कोई मेन स्ट्रीम पार्टी सपोर्ट कर दे इस आइडिया को। ये सब चीजें चेंज हुई और ये इसी वजह से हुई क्योंकि इसने एज ए प्रेशर ग्रुप भी वर्क करना शुरू कर दिया। और कांग्रेस पे क्या फर्क पड़ा? क्योंकि 90s में फिर भी कांग्रेस काफी बड़ी पार्टी थी, आज तो पता नहीं कहाँ है वो। आज तो राहुल गांधी जो है गर्ल्स कॉलेज में घूम रहे हैं बॉडी शॉडी दिखाते हुए, लेकिन कांग्रेस समय सीरियस पार्टी हुआ करती हाँ, थी और कांग्रेस को सबसे ज्यादा दलितों का वोट मिलता था, तो वो कैसे चेंज हुआ? वो देखिए कांग्रेस जो है कांग्रेस ने भी ये वर्क किया कि कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक एनालिसिस है कि वो बची रह गई सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो ऑल ऑफ सडन वहां पर इस स्ट्रेटजी को पूरा बदल दी, अपने आप को चेंज कर दी कि इसी हिसाब से उसने चेंज कर दिया कि वहां उसने जोगी को लॉन्च कर दिया ऑल ऑफ सडन। मतलब कांग्रेस तैयार भी नहीं थी इस तरह के मीन्स की इस तरह का मूवमेंट होगा और हमको लोअर कास्ट से लीडर्स कल्टीवेट करने चाहिए। जैसे गोविंदाचार्य की समझ बहुत बेहतरीन थी कि जो है हमें वो मीन्स जिसको अगर कहा जाए कि फ्यूचर विजनरी आदमी थे बीजेपी में, अगर पिछले 3 दशक में देखा जाए तो वो विजनरी आदमी थे कि नहीं जो है हमको लीडरशिप तैयार कर देनी चाहिए, ये भविष्य में ऐसा होने जा रहा है। उस चीज के लिए कांग्रेस अलर्ट नहीं थी। तो कांग्रेस जब अलर्ट नहीं थी तो उसने कुछ-कुछ राज्यों में ऑल ऑफ सडन जब ये देखा कि जो है उसके पास लीडर नहीं रहे, पुराने नेता चले गए, तो उन्होंने क्विकली जो है कुछ-कुछ लोगों को कुछ ब्यूरोक्रेट्स को लॉन्च करना शुरू किया जिसमें अजीत जोगी रहे, मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम की बेटी, उनको भी ब्यूरोक्रेसी से रिजाइन दिला के ले आए कि जो है मेन स्ट्रीम पार्टी में। बट नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस ने अपने आप को जो है चेंज नहीं किया एज ऑन द फ्रंट ऑफ लीडरशिप। साउथ में वो चेंज की। साउथ में जैसे आप कर्नाटका देखिए तो कर्नाटका की उसकी पूरी लीडरशिप जो है इधर से ही आना शुरू कर दी कि मोस्ट बैकवर्ड दलित यही सबसे वो एडजस्ट की। तो वहां पर वो बची रह गई उन सारे राज्यों में। नॉर्थ में जहां वो उसने अपने आप को स्ट्रिक्टली कहा कि नहीं हम जो है जैसे थे वैसे ही रहेंगे, वहां वो खत्म हो गई। तो लेकिन कांग्रेस के पतन का ये भी कारण बोला जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का यूपी में राइज होता है, या जिसको बोला जाता है कि कास्ट बेस्ड पार्टीज का राइज होता है। हालांकि
मायावती मुलायम के पहले भी जातिगत राजनीति होती थी, शुरू से जातिगत राजनीति देश में होती रही है, लेकिन हाँ, एक्सप्लिसिट तौर पे कि कास्ट के बेस पे ही राजनीति पार्टीज बनाने का जो एक बड़ी पार्टी बनी, वो जो है एससीज में बनी है। तो क्या उसका भी कांग्रेस को नुकसान हुआ कि कांग्रेस उसको समझ नहीं पाई? कांग्रेस 50-60 साल के अपने जो शासन रहा और 90 तक जो इनका दबदबा चलता रहा, उसमें ये जाति के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाई। जाति के प्रश्न को भी नहीं सॉल्व कर पाए और वो उत्तर प्रदेश में नॉर्थ में मोटा-मोटा तौर पर कांग्रेस इस तरह से रही कि मीन्स पैट्रनेज मॉडल जिसको कहा जाता है, पैट्रनेज मॉडल पे रन करती थी वो कि दे दिया कि एक जगह के जमींदार कि आप इस जिले के इंचार्ज हैं। तो ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन था ये उन्हीं के खिलाफ तो लड़ रहा था। तो बेसिकली ग्रास रूट पे वो कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ रहा। अगर उसको कायदे से आप समझा देंगे कि ये तो आप जो है कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। तो वो कन्विंस भी हो गया कि हाँ, जो है लोकल जमींदार हित के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस के साथ बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो कभी जो है अपने आप को कैडर ओरिएंटेड कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी बनाई नहीं और एक इलीट सेंटर्ड पार्टी रही। पहले वो इलीट जो है जमींदारों के तबकों से आता था और वो मीन्स बस केवल इतना फर्क होता था कि एक एक है कि इंडिया में जो रह गया था, इंडियन सिस्टम में ट्रेंड था वो बहुत ऑपरेसिव था और जो कुछ लोग आके विदेश-विदेश पढ़ के जाते थे, वो जो है लोगों के साथ ज़्यादा अन्याय नहीं करते थे, बस इतना डिफरेंस था। और अगर आप देखें मीन्स आज भी देखिए आप, मैंने एक आर्टिकल लिखा था स्वराज पे कि फ्यूडलिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ अनफ्रीडम इन अवर। तो वो मैंने गिनाया कि कैसे जो है जहाँ-जहाँ अभी भी यूपी में वो बेल्ट, उसी बेल्ट में कांग्रेस जिंदा रही जहाँ-जहाँ फ्यूडलिज्म साथ-साथ है। तो उस वो दोनों एक दूसरे के साथ-साथ चले हुँ, और मीन्स वहाँ वहाँ दूसरी पॉलिटिक्स नहीं खड़ी हो पाई। तो बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कांग्रेस के साथ कि जो है वो अपने आप को चेंजिंग डायनामिक्स के साथ जिस तरह ग्रास रूट पे मोबिलाइजेशन हो रहा था उसके अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं हो पा रही थी। लेकिन उसके साथ दूसरी भी चीजें हैं कि दूसरी चीजें ये है कि जैसे जो उसके मेजर दलित फिगर थे बाबू जगजीवन राम, रामधन और भी जो तमाम लोग थे नॉर्थ इंडिया में, वो लोग भी उससे हट गए 70s के बाद में। तो ये भी एक बड़ा रीजन था। 78 के बाद जो है ये जो जो लोग मोबिलाइज किया करते थे बड़े फिगर वो सब हट गए। जब वो हट गए तो किसके थ्रू आप कन्विंस होंगे? और हटे ही नहीं, उनकी डेथ भी हो गई। हुँ, तो आप जो है पहले से ही एक्चुअली अ, तैयार रहना होता है कि रिप्लेस करने के लिए। अगर आपको बचना है मीन्स अगर करंट टाइम में मैं बीजेपी को क्लोज़ली एनालाइज़ करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कैसे पार्टी 3 जनरेशन लीडरशिप पर तैयार किए हुए बैठी हुई है। कि जो है एक एक्जिस्टिंग लीडरशिप ऑलरेडी है भी, इसके बाद उन्होंने स्टूडेंट विंग के ढेर सारे लोगों को मिनिस्टर्स के साथ एडिशनल पीएस वगैरह के तौर पर लगा के रखा हुआ है कि वो जो है वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली टेक ओवर कर लेंगे। वो इस तरह का कोई कांग्रेस में या अदर पार्टीज में कोई मॉडल नहीं था। तो जब मॉडल नहीं है आपके पास, यंग लोगों की टीम नहीं तैयार है, तो ऑल ऑफ सडन जब पुराने लोग मर जाएँगे तो उनको रिप्लेस करने के लिए आप कहाँ से लाएँगे? हुँ, हुँ। एक और बात आती है कि कांग्रेस जब जीतती रही थी, तो उस समय भारत में जो वोटिंग का सिस्टम था, वो उतना फ्री नहीं था। जैसे हाँ, आपने बताया कि लोगों को वोट नहीं करने दिया जाता था। तो ये जो हाँ, मायावती और कांशीराम का जो शुरुआत में जो आपको याद होगा, जो आप पढ़ते हैं, हम याद क्या होगा, हम लोग तो पढ़ते ही हैं, कि वो गाँव-गाँव जाके जोर यही था कि जनता को वोटिंग बूथ तक ले जाया जाए और वोट करवाया जाए। हाँ, ये मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया कि जो है, कैसे लोग बताते थे, वो कांग्रेस कैंडिडेट के बारे में ही बताया है कि वो कैंडिडेट आते थे, वो बोलते थे कि जो है हमको वोट नहीं दोगे तो हम तो जान ही जाएँगे कि किसको दिए हो और लोग डर के नाते वोट देते थे। सो ये वो आप मोटा तौर पर यही समझ लीजिए कि 80s के बाद लोग जो है ज़्यादा फ्री हो गए, मीन्स ऑटोनॉमस हो गए, उनमें इंडिपेंडेंस आ गई, सो डिपेंडेंसी कम हुई जिसकी वजह से लोग जो है अपना वोट कास्ट करना शुरू कर दिए। 90s के बाद 90s के दशक में जब पॉलिटिक्स पहुंचती है तब जो है थोड़ा इंस्टीट्यूशन ज्यादा फेयर हो गए और पैरामिलिट्रीज लगना शुरू हुई, ये सारी चीजें होना शुरू हुई तो लोग जो है निकल के एटलीस्ट वोट देना शुरू कर पाए। हुँ। ये बड़ा रीजन रहा ये। तो इसका फ़ायदा भी बसपा को हम देखते हैं, कांशीराम जब तक जीवित थे तो भी कई बार सरकार बनाई, भाजपा के साथ सरकार बनाई
और उसके बाद 2000 किसमें 7 में फुल मेजॉरिटी से भी बहुजन समाज पार्टी आती है। तो वैसा क्यों हुआ? वो अचानक से फुल मेजॉरिटी में बीएसपी कैसे आने लगी? जबकि ऐसा माना जाता था कि ये संभव ही नहीं है कि जनता जो है या बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग जो है किसी दलित जाति से आए हुए लोगों को एज़ अ सीएम मानेंगे या उसको अथॉरिटी मानने को तैयार होंगे। ऐसा क्यों हो पाया? नहीं देखिए, ये इसके दोनों भी फैक्टर्स हैं। एक तो ये भी है कि जो है, ये भी बात सही है कि ढेर सारे हिस्टोरिकल एग्ज़ाम्पल भी हैं, जिसमें ये है कि लोगों ने दलितों की अथॉरिटी को स्वीकार करने से मना किया, लेकिन ऐसा भी एग्ज़ाम्पल है कि जब जो है लोगों ने दलितों की भी अथॉरिटी को स्वीकार जैसे वो किया। एग्ज़ाम्पल्स बताइए थोड़ा? जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ये है कि हमारे यहाँ 1857 का जो म्यूटिनी थी, उसके लिए मोटा एग्ज़ाम्पल दिया जाता है नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने कि वो चर्बी और जो है गाय और सूअर की चर्बी को लेकर रिलीजियस सेंटीमेंट ऑफेंड हुए थे। लेकिन एक एक रीज़न उसमें ये भी था जिसे इंडियन हिस्टोरियन ने नहीं मेंशन किया, बेसिकली कांग्रेस सपोर्टेड हिस्टोरियन ने, वो ये था कि जो है उस कांग्रेस दौर कोर्ट हिस्टोरियंस। हाँ, मीन्स ऑफिशियल दरबारी हिस्टोरियन उनको मैं कहता हूँ कि तो वो सब दरबारी नेहरू के दरबारी जी, जी, हिस्टोरियन। जी। तो उन लोगों ने इस इन फैक्ट्स को मेंशन नहीं किया कि जो है उस समय अ, ब्रिटिश आर्मी में लोअर कास्ट को हायर रैंक मिलना शुरू हो गई थी। सो इस चीज़ को लेकर बहुत नाराज़गी थी जो है 1857 में। ये एक दिस वाज़ वन ऑफ द रीज़न एज़ वेल, अलोंग अच्छा, विथ सो नेवर मेनी रेड अदर अबाउट इट। रीज़न बट नहीं, नहीं, ये जो है ऐसा है आप मेटकॉफ एंड मेटकॉफ वगैरह को जब पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा, ब्रिटिश हिस्टोरियन को खासकर। तो लेकिन तो ऐसा भी एग्ज़ाम्पल है कि जैसे अवध में सहजानंद सरस्वती वगैरह का जो किसान आंदोलन था, सहजानंद सरस्वती वगैरह के बाद जो है उसको मदारी पासी लीड किए थे। हाँ, सो पासी के लीडरशिप में भी जो है लोगों ने वो भी लीडरशिप एक्सेप्ट किया। काफ़ी बड़ा मूवमेंट था वो किसानों का। बहुत बड़ा किसान मूवमेंट जो है। और सो उसको बिपिन चंद्रा बोलते हैं मदारी पासी को और रफ़िन। हाँ, लेकिन डिसमिस कर देते हैं एक शब्द में। जबकि वो जहाँ तक जो हम लोग भी सुनते हैं अवध क्षेत्र में काफ़ी बड़ा मूवमेंट रहा था किसानों का। ब्रिटिश काफ़ी इससे डर गए थे उस मूवमेंट से कि कहीं फिर से कुछ विद्रोह ना हो जाए। तो वो उसको देखिए कि मदारी पासी ने लीड किया था। तो मतलब उसका दूसरा एग्ज़ाम्पल भी है कि जो है बड़ा मोबिलाइज़ेशन हुआ। 2007 में बीएसपी के फुल मेजॉरिटी में आने का एक जो मतलब उसका इंटरनल जो रीज़न है तो है ही, जो 2 रीज़न मैं देखता हूँ। एक तो ये कि जो है जो उस समय रूलिंग पार्टी थी समाजवादी पार्टी, मीन्स वो उसमें ढेर सारे मर्डर वगैरह, एमएलएज़ वगैरह का मर्डर हो गया था। तो उसको लेकर लोगों में एक एंगर था। और दूसरी चीज़ ये थी कि कांग्रेस एज़ ए पार्टी उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉन्ग तौर पर एक्सिस्ट करती नहीं है। 96 के बाद ही वो पार्टी नहीं एक्सिस्ट, खत्म हो गई लगभग-लगभग ऑर्गनाइज़ेशन के तौर पर। तीसरी चीज़ ये थी कि बीजेपी भी उस समय बहुत वीक हो गई थी। वो अगर आपको ध्यान होगा तो वाजपेयी जो है पॉलिटिकल सिनेरियो से, पार्टी अफेयर से हट गए थे और जिन्ना पर आडवाणी के बयान की वजह से काफ़ी दिक्कत में थी बीजेपी। और तीसरी जो बीजेपी के साथ दिक्कत हुई थी, वो था प्रमोद महाजन का अचानक से मर जाना। सो जो है उनकी डेथ प्रमोद महाजन की। सो उसने जो है उस इन सारी वजहों से बीजेपी भी बहुत मीन्स वीक हो गई थी उत्तर प्रदेश में। ऐसी हालत में जो एक्सटर्नल फैक्टर ये भी था कि जो है जो पार्टी जो समाजवादी पार्टी की बेस्ट अल्टरनेटिव पार्टी दिखाई दे रही थी, वो थी बहुजन समाज पार्टी। और लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को फुल मेजॉरिटी के तौर पर इस वजह से चुना था। जी, जी, जी। लेकिन अचानक से सत्ता पे पहुँचती है, उसके बाद से देखिए 2012 के बाद से बीएसपी का सिर्फ़ डिक्लाइन ही डिक्लाइन है। 2009 में तो इतना पीक पे पहुँच गई थी कि मायावती को पीएम बनाने की बात चल रही थी, आपको याद होगा। ख़ासतौर पे लेफ्ट पार्टीज़ ने जो अ, मन चढ़ा दिया था उसको बोलते हैं मायावती का कि आप पीएम बन जाएँगी। कांग्रेस जबकि सरकार गिराने की तो बात चल रही थी। तो उसके बाद से डिक्लाइन क्यों शुरू होता है? अचानक से आप 90s 80s के बाद आपको 90s में सफलता मिलना शुरू होती है, फिर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप पूर्ण बहुमत में भी आते हैं, काफ़ी हाँ। समर्थन मिलता है, हर जातियों से मिलता है, चाहे वो सवर्ण जाति हो, बैकवर्ड हो, चाहे दलित जातियाँ हों, सबसे समर्थन मिलता है। फिर अचानक से ऐसे डिक्लाइन क्यों हो जाता है? और जो अ डिक्लाइन आज तक चल ही रहा है, आज क्या स्थिति है इस पे भी थोड़ा बोलिएगा? हाँ, देखिए, डिक्लाइन जो है पार्टी का, मैं इस तरीके से देखता हूँ कि वो
मायावती जो है, जब उनके अंदर पूरा फुल कमांड आया बहुजन समाज पार्टी का, और फुल कमांड जो है पार्टी की 1-2 दिन में नहीं आ जाती है। ये भी बात सबको समझने की ज़रूरत है। पार्टी का ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो है कोई एक आदमी प्रेसिडेंट बनता है, तो वो 5-6 साल बाद जाके उसमें उसके अंडर में कमांड आती है। क्योंकि ढेर सारे लोग जो है, जो पुराने रिजीम एस्टेब्लिशमेंट के होते हैं, वो लोग काम करते रहते हैं। सो वो जो मीन्स कांसीराम के इमीडिएटली जब वो बीमार थे, तभी मायावती के पास पार्टी की कमांड आ गई थी। लेकिन तो कांसीराम वाली मॉडल की पॉलिटिक्स के लोग वहां पर थे। सो वो आते आते उनको 2009-2010 के आसपास जो है बेसिकली मीन्स मायावती के हाथों में कमांड आ पाई। उसमें एक चीज जो बड़ी प्रॉब्लम हुई है, और इसको पूरा जब मैं फील्ड वर्क किया हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में, मैंने फोन कॉल्स से लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, तो कॉन्स्टेंटली लोग ये कहते हैं कि जो है हम डिक्लाइन ये इस वजह से हो गए क्योंकि हमारा कैडर बंद हो गया। तो आइडिया ये था कि बहुजन समाज पार्टी जो कांसीराम के समय में थी, या उनका जो मॉडल था, वो मॉडल मिलिटरिस्टिक मॉडल था, कैडर बेस्ड पार्टी के तौर पर मॉडल था। और मायावती ने जब 2009 के बाद ऑल ऑफ सडन जब अपने आप को पावर में आने के बाद जो है सी बिकेम होल सोल, तो उन्होंने उसको बेसिकली जो कांग्रेस वाला मॉडल था उसको अडॉप्ट कर लिया। सो फ्रॉम कैडर टू पैटर्नेज, सो बहुजन समाज पार्टी एक्चुअली पैटर्नेज बेस्ड पार्टी हो गई। कि उन्होंने पैटर्नेज बेस्ड ऐसा हुआ कि उन्होंने लीडरशिप को इंचार्ज बना दिया, दे दिया सारे प्रदेश में, कि जो है लोकल एमएलए इज द होल सोल थिंग। सो अब आपने मान लीजिए कि जैसे कुछ कुछ जिले थे, उन जिलों में जब कैडर बेस्ड पार्टीज में, और जब आप ढेर सारे दूसरी जगहों से कैंडिडेट्स ला के चुनाव लड़वाते हैं, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो बेटर लीडर वो होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट में अपने कैडर के साथ जाए, अपने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाए, ना कि एमएलए और एमपी के साथ जाए, क्योंकि वो कभी भी पार्टी बदल के किसी भी दूसरी पार्टी चला जाएगा। अल्टीमेटली आपका कैडर वाला आदमी ही रहेगा वहां, जो है पार्टी को मजबूती देगा। ये ये टसल जो है बहुजन समाज पार्टी में 2008-9 के आसपास शुरू हो गई थी। और उसमें क्या किया कि मायावती ने क्या किया कि पूरा जो है अपनी पार्टी का जो ये कैडर स्ट्रक्चर था, उसको पूरा ध्वस्त कर दिया, पूरा नष्ट कर दिया। और मीन्स जैसे कांग्रेस में ताकि कोई चुनौती ना मिले उनके फैसले को। फैसले को भी ना चुनौती मिले, और एक एक मैं ये बल्कि कहूँगा कि वो बहुत जल्दी में थी, कि जो है बहुत जल्दी से हमको प्रधानमंत्री बन जाना है। सो बहुत जल्दी से जो आइडिया था कि ठीक है, पार्टी में जो है ये आदमी चुनाव जिता ले जाएगा, मोटा-मोटा ये समझ ये आदमी एमपी बन के आ सकता है, तो इसको पूरे उसकी ज़िम्मेदारी ही दे दीजिए। कि जो है मान लीजिए बदायूं में ये पर्सन जो है इलेक्शन जीत के आ सकता है, तो बदायूं की पूरी ज़िम्मेदारी ये है कि बदायूं में कौन आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष होगा, कौन आदमी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष होगा, वो सब कुछ वो तय करेगा, एक जो पर्सन वहां का प्रोबेबल कैंडिडेट होगा। इसमें इसमें दिक्कत क्या हुई कि आपका ऑर्गेनाइजेशन तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। मीन्स मैं जब जब मुझे पता है कि जो है मुझे लोकल जो यहाँ का कैंडिडेट है, जो एमपी एमएलए का चुनाव लड़ता, उसके साथ मुझे बहुत बना के रहनी है, और वही जो है नॉमिनेट करेगा। तो वो बेसिकली वो मॉडल ये हो गया कि जैसे कांग्रेस पार्टी में होता क्या है कि लोकल जो बड़े राजा रजवाड़े के घर के यूजुअली लोग होते थे, जो इलीट होते थे, वो अपने किसी आदमी को बना देते थे कि चलो जो है हाँ, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष तुम बन जाओ, तुम साथ में ये भी काम देखना, ये भी देख लेना, नाम मात्र का बेसिकली होता है, वो उनका आदमी होता है। सो ये जो है लत बहुजन समाज पार्टी में भी रही। अब 2012 के आसपास क्या हुआ कि यूजुअली हमारे यहाँ एक बड़ा शोर होता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के चक्कर में इनको लोगों ने एडवाइस किया, या जो इनकी रणनीति रही, इन्होंने अपने जो सिटिंग एमएलएज थे उनके 80 या 90 एमएलए के टिकट काट दिए। ठीक, तो अब देखिए कि ये कैसे वर्क करेगा, आपके अगेंस्ट काउंटर प्रोडक्टिव कैसे है। पहले आपने 2009 में एक डिस्ट्रिक्ट में अपने 5 एमएलए को इंचार्ज बना दिया कि इस डिस्ट्रिक्ट के सारे जो है
जो भी आपका पार्टी पदाधिकारी वगैरह होगा, सब आपका होगा, ठीक है? आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, ठीक? और फिर 3 साल बाद अगर आप उसको कहेंगे कि ठीक है, अब तुमको यहाँ से टिकट नहीं दिया जाएगा, तो वो पर्सन किसी दूसरी पार्टी में चला जाएगा। और जब दूसरी पार्टी में जाएगा तो वो जो पूरा आदमी अपना लगाया हुआ था, एक्चुअली वो सारा चला जाएगा उसके साथ। एंड दिस हैपेंड विद बहुजन समाज पार्टी कि जो हुँ। उसका जो है पैट्रनेज मॉडल था, पैट्रनेज मॉडल में वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया दूसरे पार्टियों में। और यहाँ पे देखिए बीजेपी में ऐसा नहीं होता है क्योंकि बीजेपी भी टिकट्स बहुत काटती है अपने एमएलएस का, एमपीज़ का, लेकिन संगठन उनका नहीं हिलता है कहीं पे। हाँ, बीजेपी जो है, बीजेपी इसी वजह से बची हुई है, जिस दिन उसने ये गलती बीजेपी ने किया कि जो है वो ज़िम्मेदारी दे देगी कि जो है एमपी, एमएलएज़ को कि कौन जिला अध्यक्ष होगा, कौन विधानसभा अध्यक्ष होगा, कौन मंडल प्रभारी होगा, ये वहाँ का एमपी बताएगा, एमपी डिसाइड करेगा, तब जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी दिन बीजेपी के लिए भी खतरा शुरू हो जाएगा। तो ये बीजेपी वो काम नहीं करती है, वो हटा देती है उनको, ठीक है, आप जाइए, आप कहीं भी जाके इलेक्शन लड़िए, रहिए, इफ यू विल स्टे देयर देन लेटर यू वुड बी एक्कोमोडेटेड। बट अगर जो है नहीं रहना चाहते हैं तो वो तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका ऑर्गनाइज़ेशन जो है वहाँ मौजूद होता है। बीएसपी के साथ ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो पार्टी कंसिस्टेंटली जो है लगातार डिक्लाइन करती चली गई। सो अभी क्या स्थिति है बीएसपी की और ये पूरे कांशीराम के, ना सिर्फ बीएसपी की बल्कि कांशीराम का जो सोशल मूवमेंट है उसकी क्या स्थिति है? देखिए, जो आइडिया उन्होंने बिगिन किया था कि जो है ऑटोनॉमस पॉलिटिक्स होनी चाहिए और हमारी आवाज़ होनी चाहिए, वो आइडिया तो एक्सिस्ट कर रहा है, ठीक है? लेकिन वो आइडिया अब इस समय बहुत मतलब बहुत स्कैटर्ड हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो ढेर सारे जो है ढेर सारे छोटे-छोटे ऑर्गनाइज़ेशन अब खड़े हो गए हैं और सोशल ऑर्गनाइज़ेशन बहुत मैसिव जो है अलग-अलग तरीके से खड़े हो गए हैं। फिर बीएसपी के साथ ये हुआ कि जब जो है एक ऐज भी होता है लीडरशिप का, उसको लोग इंडिया में जल्दी एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार होते, लेकिन वो ऐज भी होता है कि अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मायावती जैसे 90 के दौर में 90s और 95 में पूरे प्रदेश में घूम-घूम के ऑर्गनाइज़ेशन खड़ा कर सकती थी, वैसे वो ऑर्गनाइज़ेशन खड़ा कर पाएँगी, वो पॉसिबल नहीं है। सो मीन्स अब जब जब उनके लोग टूट-टूट के जाना शुरू किए, मीन्स उनके टिकट काटने की वजह से और इन सारी वजहों से, तो बाकी के लोग भी जो है दूसरी पार्टियों ने भी अप्रोच किया, जैसे बीजेपी ने मैसिवली इंक्रोच किया जो है बीएसपी की पूरी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट लीडरशिप को बीजेपी तोड़ के अपने यहाँ लेके आई है। तो उसमें जो है पार्टी के पास ये स्कोप बचा नहीं। दूसरा जो है चूँकि मायावती के पास अब वो एजेड हो चुकी हैं, सो इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो 90s या 95 के जैसा जाके वो पूरा ऑर्गनाइज़ेशन खड़ा कर सकें, वो भी नहीं हो रहा है इस पार्टी के साथ में। और फिर जो है जब ऑर्गनाइज़ेशन नहीं बचा तो लोकल लेवल पर जो है ढेर सारे छोटे-छोटे ऑर्गनाइज़ेशन खड़े हो रहे हैं और सोशल प्रोग्राम या इस तरह की चीज़ें ये हो रही हैं। तो ये प्रॉस्पेक्ट भी हुआ है कि जो बाकी जो जातियाँ थीं, जैसे कि जो एमबीसी में जातियाँ थीं या जो शेड्यूल कास्ट में जातियाँ थीं, जो नॉन डोमिनेंट जिसको कास्ट बोलते हैं क्योंकि उनकी संख्या कम थी या स्कैटर्ड थी, वो पूरी तरह से अलग हो गई हैं आज की तारीख में। वो पूरी तरह अलग हो, ना मत यही तो मैं बता रहा हूँ आपको छोटे-छोटे ऑर्गनाइज़ेशन कम से कम 15-16 पार्टियां जो है एक-एक इलेक्शन में आ गई, निषाद पार्टी, भारतीय समाज पार्टी और ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई हैं। इसमें एक चीज और भी देखने की जरूरत है कि जो किसी पार्टी के लिए मीन्स ये लर्निंग एक्सपीरियंस है बीएसपी के साथ जो हुआ है या जो हो रहा है वो ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेटिक सेटअप वही होता है कि जिसमें जो है मीन्स पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने वाला कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचे पहले दिन से कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पोजीशन पे पहुंच सकता हूं, तभी वो जो है सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम कहा जाता है। रिपब्लिकन का भी आइडिया ये एक आइडिया वन ऑफ द आइडिया ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है कंट्री के टॉप पोजीशन पर पहुंच सकता है अगर वो मेहनत करेगा तो। ये चीज जो है मतलब मायावती के बाद जो है मायावती की वजह से एक और भी दिक्कत ये आई कि बीएसपी में ये
कंसिस्टेंट हो गया कि नहीं जो है बाकी कास्ट इस पार्टी में जो है टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंच सकती है। हाँ। और बड़ा जो है दिक्कत ये भी हुई कि मायावती ने 2009 के आसपास ही जो है पार्टी को बेसिकली अपने जो कांसीराम के लोग रहे उनसे इंटरनल स्ट्रगल में जो है पार्टी की कमांड बैक डोर से अपने भाई को दे दिया। ये सब भी हुआ उसमें, और उसमें पार्टी का प्रॉपर्टी और जो ये सारा ट्रांसफर किया गया है, मीन्स वैसा ही प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन बना के ये सब भी हुआ है, मतलब अंदर-अंदर ही। इनसाइड जो है बहुत स्ट्रगल हुई है, और उस स्ट्रगल का ये परिणाम है कि जो है आपको टॉप लेवल पे अब ये दिखाई देता है कि बाकी सबको कहीं न कहीं ये एहसास हो गया कि हम जो है हम इस ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो वो सेपरेट होना शुरू हो गए, अलग होना शुरू हो गए, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि छोटी-छोटी पार्टियों की इमरजेंस की तरफ। सही बात है। एक आखिरी प्रश्न अरविंद जी, जैसे कि जब कांशीराम उभर रहे थे, उनकी राजनीति ऊपर जा रही थी, तो उन्होंने किताब लिखी चमचा युग, जिसमें बेसिकली बाबू जगजीवन राम और उनकी पीढ़ी के जो लीडर थे उनको निशाना बनाया गया कि आप हाँ, जो है कॉम्प्रोमाइज़ दो, आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो या आप काम नहीं कर रहे हो ज़्यादा। आज की तारीख में देखते हैं जो नई तरीके की एक रेडिकल पॉलिटिक्स दलित समाज में आ रही है, जैसे भीम आर्मी हो गई या बहुत ज़्यादा आजकल रेडिकलिज्म लेफ्ट के टाइप का आना शुरू हो गया है। वो कहता है कि मायावती और कांशीराम कॉम्प्रोमाइज़ हैं, वो जो है कभी रेडिकल पोजीशन नहीं लिए, उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया। तो आपको लगता है कि ये एक प्रोसेस है कि हर नई जनरेशन पिछले पुरानी जनरेशन को बताती है कि यू आर नॉट गुड इनफ? नहीं मतलब ये एक प्रोसेस इस वजह से भी है, देखिए जब नई उसको इमर्ज होना होता है, तो उसके लिए आपको कभी-कभी ये भी ज़रूरत पड़ती है कि पुरानी लीडरशिप को जो है डिलेजिटिमाइज़ किया जाए। तो वो एज़ ए स्ट्रैटेजी भी हो सकता है, रेदर देन की फैक्चुअल रियलिटी, ठीक? कि स्ट्रैटेजी के तौर पर अगर आप डिलेजिटिमाइज़ कर देंगे जो एक्जिस्टिंग लीडरशिप है, तभी उससे छूट के लोग आपकी तरफ आएँगे। ये एक लार्जर समझ है। सो कांसीराम के समय जो उन्होंने जिस दौर में ये बात कही थी, वो बात बहुत हद तक रियलिटी भी थी कि जो है लोग अपने नौकरों को लड़ा दिया करते थे रिजर्व सीट पर कि तुम खड़े हो जाओ। एमएलए भी, एमपी एमएलए भी पुराने दौर में जो 60-70 के दशक में रहे, वो लोग भी बताते हैं कि कहते हैं कि पता चला कि हम अपनी ही ऑफिस में जो है नहीं अपनी कुर्सी पर बैठ पाते थे। इस तरह के भी लोग स्टोरी अच्छा, नरेट। मतलब वो कि दलित जाति से सांसद बना है, एमएलए बना है, हाँ, लेकिन अपने ऑफिस में घुस नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। हाँ, मतलब चूँकि वो किसी डोमिनेंट पर्सन का है, पार्टियों में ऐसे-ऐसे डोमिनेंट लोग होते थे कि चलो ठीक है रिजर्व सीट पर लगा दिया। जिसको कहते हैं नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन रेदर हुँ। देन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो उसको उन्होंने हिट किया था कांसीराम ने कि जो है बेसिकली ये नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन नहीं, सब्सटेंसिव रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि जो जो मुद्दों को उठाएँ, जो लोग सांसद हों वो मुद्दों को उठाएँ, या जो रिप्रेजेंटेटिव हों, जिन कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हों, वो उन मुद्दों को उठाएँ। अ, एक तो ये था, और उसके लिए उन्हें एक्जिस्टिंग उसको डिलेजिटिमाइज़ भी करना था, तो इस वजह से भी लिखा। नई जो लीडरशिप है वो भी वो स्ट्रेटजी यूज़ करना चाह रही, पर वो पता नहीं हमेशा जो है वर्क नहीं करती कोई हुँ। स्ट्रेटजी, बैकफायर भी करती है। सो अगर आप जो है मीन्स पूरा का पूरा एक्जिस्टिंग लीडरशिप को कहेंगे कि नहीं ये तो बिल्कुल बेकार है, सो उसके पीछे सब्सटेंसिव बेस भी होना चाहिए। सब्सटेंसिव एविडेंस भी होना चाहिए। अब लोगों ने काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि जो है जो लीडर्स रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया, स्कूल, अस्पताल, ये वो, जॉब, तमाम चीज़ें दिलाया है लोगों को। सो ऐसे मीन्स ऑल ऑफ सडन खड़े होके कोई कहना शुरू कर देगा, अरे! इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। सो वो उसके लिए पॉसिबल सही बनता है जो नहीं किया हो। लेकिन जिसने किया होगा वहाँ तो आपको ये स्ट्रेटजी बैकफायर कर जाएगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो अरविंद जी, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस एंड ये तो लंबा डिस्कशन है, इस पे एक बार में चर्चा नहीं हो सकती है। लेकिन थैंक यू ऑडियंस फॉर लिसनिंग टू अस एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. You can also join as the member. Sometime we will also do some live shows in which अरविंद को बोलेंगे कि आप आइए और आपके प्रश्नों का भी उत्तर दीजिए अगर ये सहमत होते हैं.
So, Arvind, thank you, and thank you, audience. थैंक यू।